ट्रांजैक्शन प्राइस हैज बीन एलोकेटेड, ठीक है, और बस फिर आगे रेवेन्यू की बात शुरू कर दो, 4 को नंबर पे भी हो तो। 5 या 5 से ज्यादा जाए तो फिर गड़बड़ है, फिर अलग अलग लाइन लिख देना सबकी। नहीं तो फिर 105 उसी दिन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो ना। नहीं फिर 5,000 उससे तो ले लिया ना, सर्विस भी वो लेगा इंशाल्लाह, टेंशन न लो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में सुने सुने, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इक्विपमेंट है 4, इक्विपमेंट है और सपोर्ट सर्विसेज हैं। इनकी एलोकेशन अगेन इसी मेथड से होगी, ठीक है, रेजिडुअल अप्रोच से, और इसमें जर्नल एंट्री मांगी हुई है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, कर लेंगे आप बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 3 काम है। एक, उसने इक्विपमेंट देना है, उसकी इंस्टॉलेशन करनी है और ट्रेनिंग करनी है। मैंने देखा वो 5 और 8 दोबारा होमवर्क में लिखे हुए हैं ना, मतलब आपने करना है। इसकी थोड़ी सी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 4 और 8, 5 असल में करवाना है ना पास पेपर का, अब उसकी टेंशन लग गई है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 काम करने हैं उसने, इक्विपमेंट है, इंस्टॉलेशन है और ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग उसने बताया हुआ है कि पूरे 12 महीने पे फैलानी है हमने, सर्विस ही है एक तरह की, ठीक है। फिर इक्विपमेंट वो इन टाइम होता है। अब इंस्टॉलेशन की बारी आई और सवाल ने खामोशी इख्तियार कर ली। कितने बच्चों ने ये सवाल भी घर पे देखा था? ओके, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। इसीलिए होमवर्क में वो रिपीट किए हैं क्वेश्चंस, प्लीज इसको ऐसे ही कीजिएगा। इंस्टॉलेशन के बारे में सवाल ने कहा मेजर है अयूब, हमने रोक दिया रेवेन्यू रिकग्निशन को अंटिल इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब भाई बस कर दो ना उसको, इधर बोलो, मुझे बताओ। इंस्टॉलेशन मेजर है क्वेश्चन नंबर 1, हमने रेवेन्यू को रोक दिया अंटिल इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन माइनर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा सवाल, दाऊद, हमने नहीं रोका रेवेन्यू रिकग्निशन को इंस्टॉलेशन तक, हमने डिलीवरी पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। अब ये 8वां सवाल आया, इसके अंदर जब आप सवाल पढ़ेंगे तो कहीं पे उसने ये नहीं लिखा हुआ कि इंस्टॉलेशन मेजर है या माइनर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है या मेजर। तो फिर क्या करें, क्या करें? मेजर अज्यूम करें? नहीं, कभी नहीं। अब ये बात लिख लें, फिर इस सवाल को भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लिखें, दरवाजा खोल दें। मैं तो अब इधर थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया था, खोलो दरवाजा, एक एसी चला लो, और मेरी हालत तो बेहतर हो गई है, इसकी आवाज थोड़ी सी नीचे, ठंड लगेगी तो दरवाजा खोल लो। फिर बहुत ज्यादा असल क्राउड हो जाता है ना, सफोकेशन हो जाती है कभी कभी। बट ठीक है, मुझे आ रही है हवा, गुजारा हो गया मेरा, बैठ गया और हवा भी लगी। रहने दो यार, बच्चे कह रहे हैं ठंड लगेगी, दरवाजा खुल गया, बेहतर हो जाएंगे हालात। अच्छा सुने 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 सुने, लिखें, यहां पे लिखें। नहीं, सोल्यूशन नहीं लिखवा रहा, ये खुद भी कुछ करना है कि सारे सोल्यूशन मैंने लिखवाने हैं। आप क्या करेंगे फिर, यहां पे आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, अगर सवाल कहे इंस्टॉलेशन मेजर है तो वेट करना, और अगर सवाल खामोश हो तो अज्यूम कर लेना इंस्टॉलेशन माइनर है। अगर सवाल कहे कि इंस्टॉलेशन मेजर है तो वेट करना, किसका वेट करना है? इंस्टॉल हो को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। और अगर सवाल खामोश हो तो अज्यूम करना इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन क्या है? माइनर है, नॉट मेजर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखें, ये 3 ही पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते थे ना जी, पॉसिबल 3 सिनेरियोज हो सकते हैं ना। या वो कहेगा सवाल में मेजर है, हम रुक जाएंगे टिल इंस्टॉलेशन, या वो कहेगा सवाल में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम नहीं रुकेंगे, डिलीवरी पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे, या वो चुप कर जाएगा। मैक्सिमम ये 3 हो सकता है ना। तो फिर हमने खुद से मेजर अज्यूम नहीं करना, माइनर अज्यूम करके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। पास पेपर 1 पे आए जल्दी से। हाँ पढ़ना ना, मैंने कब कहा कि मैंने होमवर्क से निकाल दिया इसको? उधर तो देखो, उधर तो देखो।
असल में फिर अब इससे ज्यादा बात करूंगा ना तो फिर आज वाला काम रह जाएगा जो बाकी क्लास ने कर लिया है। इसलिए तो मैंने उसमें भी जहां पे मैं फिसला हूं वहां पे भी मैंने अब बात नहीं की, हालांकि उसूली मौकिफ तो यही बनता था यहाँ पे कि पहले वो एंट्री करते आगे चलते, लेकिन सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात, उसूली मौकिफ से हट गया हूं मैं, है ना, है हट गया हूं। और यार एक तो तू पठान, खिलाने वाले होते हैं पठान, खाने वाला पठान मैंने पहली बार देखा है। हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, जो रिक्वायर्ड है बस वो करना है, जो दूसरी चीज होगी वो मैं खुद करवा दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, अटायर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ किड्स गारमेंट्स, पेज नंबर 873। नहीं वो क्या है, पुरानी का नहीं पता मुझे। अटायर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ किड्स गारमेंट्स which are supplied to large departmental stores. Following is the transaction which is carried out in अगस्त 14। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन की डेट है अगस्त 14। एल रिकॉर्ड डिस्क्राइब, देख लेना किस सवाल किसका करना है। डिस्क्राइब द अबव ट्रांजैक्शन, हाउ द अबव ट्रांजैक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर इन एल्स बुक्स। एल्स बुक्स, एल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एल डिलीवर्ड 2000 गारमेंट पीसेस टू एलिगेंट मार्ट, तो एल को अंडरलाइन करके लिख लो सेलर। सेलर तो है ना, ओके। एलिगेंट है कस्टमर। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सेल एट द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, ईएम वुड हैव द राइट टू रिटर्न द अनसोल्ड गारमेंट्स टू। रुक जाओ, पहली बात तो डिलीवर्ड से हमें लगा था कि सेल रिकॉर्ड करनी है आज क्योंकि पीओ सेटिस्फाई हो गई, लेकिन तीन महीने का टाइम है उसके पास जिसमें वो चीजें वापस कर सकता है, तो ये तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सारी की सारी चीजें ही 3 महीने बाद वापस कर दे तो हमने तो फिर सेल गलत रिकॉर्ड कर ली अगर की तो यही हमने समझाया था उस वक्त अपने पिशावरी चप्पल वाले पठान भाई को कि सेल रिकॉर्ड मत करो जब बाटा के पास रखवा के जा रहे हो, अनलेस कि वो आगे बेच लें या एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो 3 महीने का टाइम हम सर्टन ही नहीं है, 3 महीने के टाइम में हम सर्टन ही नहीं है, तो ये तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है। डिलीवरी के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। याद करो, कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड व्हेन पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, बट सेल ऑन रिटर्न बेसिस एक्सेप्शन थी कि पोजेशन तो ट्रांसफर हो गया है लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, सो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। अब 2000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना जब तक कि 3 महीने गुजर न जाएं। ठीक है, 3 महीने गुजरेंगे तो पता चलेगा कि उसने सारे ही बेच लिए तो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, उसने आधे बेच लिए आधे वापस भेज दिए तो आधों का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। 2000 यूनिट्स भेजे थे ना उसको, उसने 2000 के 2000 बेच दिए, 3 महीने बाद जाके पूछा हाँ भाई, ने कहा सारे बिक गए, निकालो पैसे 2000 यूनिट्स के। 3 महीने बाद गए, उसने कहा जी आधे बिक गए थे, आधे पड़े हैं उठा के ले जाएं। हम कहेंगे ठीक है आधों के पैसे दे दो, सेल आधी। ठीक है, सारे भेजे थे, 3 महीने बाद गए तो उसने कहा जी आधे बिक गए हैं लेकिन आधे मैं वापस नहीं कर रहा, मैंने ये रखने हैं, मुझे ये चीज पसंद आई है, ये मैं आगे बेच लूंगा, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, सारों के पैसे दे दो। लेकिन ये तीनों सिचुएशंस, सारे ही नहीं बिके सारी चीजें उठा लो, सारे बिक गए सबके पैसे ले लो, आधे बिक गए आधी चीजें ले लो, ये तीनों सिचुएशंस कब जाके पूरी होंगी, 3 महीने के बाद। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड तो तभी होगा ना जब सर्टेन होंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा, आई कहता है ईएम वुड हैव द राइट टू, अच्छा, ऑल गारमेंट्स सोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड और रिटेन्ड बाय ईएम वुड बी इनवॉइस्ड आफ्टर 3 months ऑफ डिलीवरी एंड वुड देयर आफ्टर बी पेड विद इन 7 days। वो कहता है जी 3 महीने तक उससे पूछना भी नहीं है, 3 महीने बाद जाएंगे तो वो जो मैंने आपको बात कही तो उससे पूछेंगे कि भाई बिक गई, वो कहेगा हाँ सारी बिक गई, कहेंगे ठीक है ये बिल बनता है पैसे दे दो, इनवॉइस बनाएंगे। या कितनी बिकी हैं जी, आधी बिकी हैं लेकिन आधी हमने रखनी है, तो फिर भी हम टोटल तो उसे रिटेन, तो वो कह रहा है कि 3 महीनों में जो आगे बेच ले एलिगेंट वाले या जो रिटेन कर लें
वो 3 महीने के एक्सपायर होने पर उसकी इनवॉइस बना के उनको दे दी जाती है। अब ये है वो मौका जिस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और 7 दिन बाद पेमेंट आएगी उस बिल के, तो फिर एंट्री पास कर लेंगे कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। क्लियर हो गई ये बात? अब ये तो थी एंट्रीज, ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्या कहा है? डिस्क्राइब, ठीक है, या डिस्कस। तो अब हमें जो वो अंग्रेजी में इस सिचुएशन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना शुरू करें, आगे अगली लाइन को छोड़ें, फिलहाल इसको लिखना शुरू करें। फास्ट पेपर 1 जल्दी करें, अब एक ये वाला भी लिख लें, जल्दी 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 जल्दी। नंबर 1 पॉइंट लिखें। तो पहली वाली लाइन आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, ठीक है। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन पीओ इज सेटिस्फाइड एंड पीओ सेटिस्फाइड व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन ये लाइन लिखने के बाद जो बात आप लिखनी है वो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखें, इन दिस सिचुएशन ऑल्दो गुड्स आर डिलीवर्ड टू ईएम। ये ईएम एएल ये पर्चे में पता है क्यों आई कैप लिख के देता है? ताकि आप एलिगेंट और वो पता नहीं क्या कुछ वो अटायर लिमिटेड ये सारे नाम लिखते ना रहें सवाल का जवाब देते हुए। ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ ना उसने, तो आप एक बार अटायर लिमिटेड के आगे ब्रैकेट में एएल लिख लें, एक बार एलिगेंट के आगे ब्रैकेट में ईएम लिख लें, उसके बाद आप अपने सोल्यूशन में वही इस्तेमाल करते रहें। बार बार नाम लिखने से तो टाइम जाया होगा। वैसे नॉर्मली नाम इसीलिए ब्रैकेट के अंदर शॉर्ट करके लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्ट ही यूज करेंगे क्योंकि उसने लिखा हुआ है ऑलरेडी एएल और ईएम। इन दिस सिचुएशन ऑल्दो गुड्स आर delivered to EM, but the control is not transferred. But the control is not transferred because EM has the right to return. Because EM has right to return these goods, because EM has right to return these goods within 3 months. आप ब्रैकेट में आगे लिख लो अपना और नॉलेज झाड़ने के लिए ब्रैकेट में लिखना दिस इज सेल ऑन रिटर्न बेसिस है। थोड़ा सा बताओ, मुझे पता है दिस इज सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक हो गया जी, फुल स्टॉप। आगे लिखें, द रेवेन्यू ऑफ दीज गुड्स शैल बी रिकॉर्डेड at the time of expiry of 3 months. The revenue of these goods shall be recorded. क्यों, क्या हुआ? गड़बड़ हो गई है? हैं? मैंने कुछ गड़बड़ बोला? बोलो तो सही यार, ताकि सही कर लूं, कैमरे से कट तो करवा दूं। अच्छा, the revenue of these goods shall be recorded at the time of expiry of 3 months, on which date AL becomes certain. On which date AL becomes certain about the goods sold/accepted by EM. ठीक हो गया? sold/accepted by EM. ठीक हो गया जी? इसको एक भी कर सकते हैं आप, थोड़ी सी और हिम्मत करें तो। मैं तो बस आपको लिखवाता गया, ये 2 जुमलों को भी आप एक कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो। ठीक है ना? ये 2 जुमलों को भी आप कम करके एक लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब एक लाइन रह गई आगे, वो क्या है? EM has agreed to display AL's garments at a prominent place at all its stores, and in return AL has agreed to allow a discount of 25%. अच्छा, 2%। अब सुनो, इसमें दोनों बातें कर सकते हैं आप, ऑप्शन है आपके पास। वैसे तो ये क्या है, लग रहा है ना आपको
उसने वो अपनी जे और मेट्रो वाली एग्जांपल, मैंने क्या कहा जी, आपके ये गारमेंट्स जो हैं वो हम अपने स्टोर में ऐसे बिल्कुल सामने के जगह पे लगाएंगे, लेकिन उसके बदले आपको भी हमें जो है वो थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा यार पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमसे पैसे ना लो, जो आपने पैसे देने होंगे ना उसको उसमें से 2% कम दे देना। ठीक है, अब ये दोनों तरह से बातें हो सकती हैं, इसको आप सेल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कह लें, या इसको आप कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर कह लें। ठीक है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम था। याद है ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने क्या कहा था, इसको भी ट्रांजैक्शन प्राइस में से माइनस कर देना, और कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर के बारे में भी क्या कहा था, इसको भी हमने नेट करना होता है ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो हैं तो दोनों बातें ही सही, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, ये कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है। हाँ, इन कैश नहीं है, इन काइंड है। क्या मतलब इन काइंड, पैसे 100 लेकर 2 देने की बजाय हमने क्या कहा, यार 98 ही दे दो। तो पैसे का कम आना भी तो एक एक्सपेंस टाइप चीज ही है ना। ठीक है, कंसिडरेशन पेएबल ही थी ना एक तरह से बाय सेलर टू कस्टमर। ठीक है, तो लिखो इस बारे में, लिखो दैट the 2% discount shall be treated as the 2% discount shall be treated as a consideration, बल्कि यूं लिखें, shall be deducted from transaction price as the 2% discount shall be deducted from transaction price as it is a consideration payable by seller टू कस्टमर। कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर के आगे ब्रैकेट में लिख लेना इन काइंड ना, कंसिडरेशन ना भी लिखोगे पेपर में तो काम चलेगा। ठीक है ना, एज इट इज अ कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर, ब्रैकेट में थोड़ा लिख लो इन काइंड। ठीक है, टू कस्टमर। किसी ने इन काइंड नहीं लिखा पेपर में तो भी ठीक है, बिल्कुल ओके। इसको भी घर जाके अब मैच करना सोल्यूशन से। बेहतर ये है कि आप दोबारा से सोल्यूशन को लिखो और फिर मैच करो। ठीक है, अब आओ सबसे मजे के सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे जबरदस्त सवाल है, सबसे जबरदस्त सवाल। डिफाइन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। डेफिनेशन आई है, और इससे अगली चीज तो और भी परेशान करने लगी है आपको। जो बातों को ध्यान नहीं देते थे ना उनके लिए, लिस्ट एनी 6 एग्जांपल्स, लिस्ट एनी 6 एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज एज पर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। है तो ज्यादती ये बात पूछना, लेकिन ये 6 ही एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको निशान लगवाते हुए कहा था इनको इजी मत लेना, आई के अपने पास पेपर में पूछा हुआ है कि वही 6 एग्जांपल्स हैं। गुड्स बनाकर बेचना, गुड्स खरीद कर बेचना, एजेंट बनना, एग्रीड अपॉन वो कोई जो है वो काम करना। तो वो 5-6 चीजें लिखी हुई थी ना, वही 5 है या 6 है, जितनी हैं वही लिखनी थी यहाँ पे, वही सोल्यूशन के अंदर आईकैप ने लिखी थी। ठीक है, तो 2 से 3 नंबर का ये, 5 नंबर के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन है, 2 नंबर की वो होगी और बाकी 3 नंबर की सिर्फ वही एग्जांपल्स थी। बहरहाल ये मेरा मकसद नहीं था डिस्कस करना, मकसद है मेरा अगला सवाल डिस्कस करना। सवाल पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 17 गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशंस GT entered into a contract with a bank for supplying 20 smartphones to the bank staff with unlimited use of mobile network for 1 year. बैंक के साथ GT ने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है कि आपको हम 20 मोबाइल्स देंगे आपके एम्प्लॉयज के लिए। कितने का? 20 मोबाइल देंगे और अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क भी देंगे। The contract price per smartphone is 34,650 and price is payable in full within 10 days from the date of contract. आगे ना पढ़ो। At the, बल्कि ये पढ़ लो, at the end of contract phones will not be returned to GT. दा से ब्रैकेट लगाओ पढ़े बगैर और कस्टमर अकाउंट को अगली लाइन में क्लोज कर दो। ठीक है, ये ब्रैकेट बिल्कुल एंड पे पढ़नी, ये भी है ही नहीं सवाल में समझें। दा एंटायर से ब्रैकेट शुरू करें और फ्रॉम कस्टमर अकाउंट अगली लाइन में आ रहा है ना, उसको क्लोज कर दें। ये बिल्कुल एंड पे पढ़ना है, ये अभी हमारे सवाल में समझे है ही नहीं। ओके, अच्छा अब जरा देखें ये ट्रांजैक्शन ना थोड़ी है। उमर वाली एग्जांपल में क्या था, हमने कहा था मोबाइल फ्री है, सर्विसेज के हर महीने 200 रुपए लेंगे, याद आ रहा है?
यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सर्विसेज फ्री हैं, मोबाइल 34,000 का देंगे, ठीक है। बहरहाल चलें छोड़ें, वैसे ही मैंने आपको उधर कंपेयर करवाया। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, यकम अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, और 20 स्मार्टफोन्स देंगे, हर एक स्मार्टफोन 34,650 का। ये 34,650 फिर क्या हुआ, एक मोबाइल की ट्रांजैक्शन प्राइस। और अगर हमें सबकी चाहिए हो तो 34,650 से को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस आ जाएगी। ओके, जितनी भी होगी देख लेते हैं। और कहते हैं एंड द प्राइस इज पेएबल इन फुल विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो उसके 10 दिन के अंदर ये सारी अमाउंट इन फुल हमें चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा जी 20 मोबाइल देंगे, हर मोबाइल की कीमत 34,650 होगी, और मोबाइल के साथ अगले पूरा साल सर्विस देंगे मुफ्त, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के 10 दिन के अंदर ये फुल अमाउंट हमें रिसीव हो तब। ठीक हो गया। अच्छा, आगे कहता है कॉन्ट्रैक्ट में फोन एंड पे जो है वो जीटी को नहीं मिलने, वो उन्हीं एम्प्लॉइज के हो जाएंगे। आगे तो ब्रैकेट है, वो तो हमारे सवाल में है नहीं। क्या कहता है, द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन यकम नवंबर 17। यकम अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 10 अक्टूबर को पैसे ले लिए इन्होंने, और यकम नवंबर को टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स डिलीवर कर दिए। सर्विसेज भी सारी शॉपर में डाल के दे दी होंगी साल की, है ना। शॉपर में साथ ही सर्विसेज भी, ये पकड़ो मोबाइल, साथ ये शॉपर 12 महीने की सर्विसेज, नेटवर्क है ऐसे, ये कॉल्स हैं, ये मिनट्स हैं बीच में, देखो नजर आ रहे हैं, देखो ये देखो जीबीज हैं मुफ्त के, ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। सर्विसेज ओवर टाइम जाती हैं, गुड्स किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाती हैं। ओके, आगे कहता है इफ सोल्ड सेपरेटली जीटी चार्जेस 18,000 फॉर अ स्मार्टफोन एंड अ मंथली फी ऑफ 1800 फॉर अनलिमिटेड यूज ऑफ। लें जी, इसका मतलब ये गुड्स डिस्टिंक्ट हैं और सेपरेटली आइडेंटिफिएबल भी हैं हमारे सामने। तो कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस है, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, 2, और उनकी मार्केट प्राइस भी अवेलेबल है। चलें बात शुरू करते हैं, पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है, हम तो बात शुरू कर रहे हैं फिलहाल। हमारे पास 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, बंद कर दो, शोर आने लग गया। 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, इधर देखिएगा। नंबर वन मोबाइल, नंबर 2 सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, बस सर्विसेज। मार्केट प्राइस मोबाइल एक कितने का बेचते हैं, 18,000 का नॉर्मली, और कितने इस ट्रांजैक्शन में बेच रहे हैं हम, 20 ना, तो टोटल मार्केट प्राइस कितने, 3,60,000। सर्विसेज नॉर्मली कितने की बेचते हैं, 1800 पर मंथ, और इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने महीने की सर्विसेज हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया पर ईयर, लेकिन एक मोबाइल का। अब मोबाइल कितने हैं, 20 जी, 432,000। ओके, नाउ दिस एंड दिस टोटल, यही है ना टोटल, 792,000। अच्छा जी, अब अल्लाह करे कभी ना ये ट्रांजैक्शन प्राइस और मार्केट प्राइस बराबर आ जाए ना, ओए होए होए होए, वेव्स लग जाएं, बस किल करनी है। ठीक है जी, ओके, चेक करते हैं। कितने का एक मोबाइल दिया उनको, 34,650 का, इनटू कितने मोबाइल हैं, कितना बना, ओए होए होए, होगी ना गड़बड़। ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर और पीओ 1 से ज्यादा है तो एलोकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। शुक्र है दोनों की अवेलेबल है। अभी तो देखने मैं 1000 में लिख रहा हूं जरा, 693 को बांटना है 360 बटा 792 कर दो, ठीक है, 1000 में लिख रहा हूं। ऐसे ही यहां पर भी 693 को बांटना है 432 बटा 792। ये काम कई दफा हम कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट पता नहीं क्या है, मैं तो रिक्वायरमेंट पे पहुंचा ही नहीं हूं। मैं तो अभी आपसे सिर्फ ये डिस्कशन कर रहा हूं कि इस सवाल के अंदर क्या है। सारी ट्रांजैक्शन बड़े मजे का सवाल है, मजे की ट्रांजैक्शन है, सारी समझ में आती है हमें, ठीक है। वो तो बाद में देखेंगे कि अच्छा रिक्वायरमेंट ये थी तो इतना काम जल्दी सोचना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे जी।
3,15,000 378 3,78,000। ठीक हो गया जी, एलोकेटेड, डन। चलें अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। ओके, वो कह रहा था जी कॉन्ट्रैक्ट होने के 10 दिन में सारे पैसे हम एडवांस में ही ले लेते हैं। सारे पैसे कितने होंगे? 693 होंगे ना। चलो तो 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को ना कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 10 अक्टूबर को क्या एंट्री करेंगे ये बाद में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एंट्रीज वगैरह यहां पे नहीं होंगे, वहां पे एंड वाला काम बस हुआ होगा, तो फिर ये नोट कर लीजिएगा जी। कैश डेबिट, क्यों? अच्छा, कोई काम नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मैंने पिछली क्लास में भी लिख दिया था, बाद में मुझे पता लगा कि सवाल में उसने नाम एडवांस फ्रॉम कस्टमर यूज किया हुआ है, तो कोई फर्क तो नहीं है ना, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख लें। जरा हमें स्टैंडर्ड की बात जरा दोबारा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है, ठीक है, वो लिख लें या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख लें, बात एक ही है, ठीक है ना। एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी इसी को ही कहते थे हम, ठीक है। लेकिन अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी यूज करूंगा जी। कितना? 693,000 बेटा, जो हमने उनसे पैसे लिए हैं उनकी बात करें। कैश कितना आया है? 693,000। डन, सही है। और भाई ट्रांजैक्शन प्राइस जो पैसे दुकानदार ने मांगे, दुकानदार ने कितने पैसे मांगे हैं? 34,650 फी मोबाइल, तो टोटल कितने बने? 693। ये हैं कॉन्ट्रैक्ट के 10वें दिन रिसीव होने वाले पैसे, और रिसीव हो गए, और हमने इस दिन को क्या बना लिया है? लायबिलिटी बनाया है। क्या है ये? क्योंकि हमने तो कख भी नहीं किया अभी, फिर थोड़ा कख रह गया और बाकी ज्यादा काम कुछ कर दिया। वो क्या किया जरा देखें। हाँ, किस दिन? यकम अप्रैल, अच्छा नवंबर, यकम नवंबर को हमने ये यकम नवंबर लिखने की कोशिश की है मैंने, हमने मोबाइल्स डिलीवर कर दिए। तो यकम नवंबर को क्या करें? मोबाइल वाली ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, मोबाइल का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्रेडिट कर देंगे रेवेन्यू किसका? मोबाइल का नहीं, मोबाइल का, ठीक है जी। रेवेन्यू ऑफ मोबाइल क्रेडिट कितना? 3,15,000। ठीक हो गया। और इतनी लायबिलिटी हमने खत्म कर ली। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, डेबिट, ओके जी। अच्छा, उसके बाद सर्विस भी साथ ही दे दी थी। ओहो, सर्विस भी साथ ही शॉपर में डाल के दे दी थी। नहीं, यकम नवंबर को हमने 1 मिनट की सर्विस नहीं दी हुई अभी तक। अब मोबाइल दिए, उन्होंने ऑन किए, उसमें सर्विस भी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, और यकम नवंबर से हम सर्विस देना शुरू करेंगे। और ईयर एंड क्या है हमारा? सवाल के एंड पे लिखा हुआ था 31 दिसंबर 17, ठीक है, वो बाद में पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट के साथ, अभी ना पढ़ें, ठीक है। 31 दिसंबर 17 ईयर एंड सवाल में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 17 तक कितने महीने सर्विस दे ली? मोबाइल किस दिन दे दिया था? यकम नवंबर को। और सर्विस 2 महीने की, सारी नहीं दी, 2 महीने गुजरे हैं, तो 2 महीने की सर्विस का रेवेन्यू, ये इन टाइम गुड्स, ये सर्विसेज हैं ओवर टाइम, तो 2 महीने सर्विस दे ली, 2 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। तो करो रिकॉर्ड। 31 दिसंबर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, एंट्री बोलो। चलो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो पहले। रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है, अच्छा, रेवेन्यू, रेवी ओल्ड और रेवी न्यू, रेवेन्यू सर्विसेज, हाँ 378। क्यों 378? ये 378 तो टोटल है, 12 महीने का है, हमने सिर्फ 2 महीने की सर्विसेज दी हैं। 2/12 कितना बना? 63,000। और इसके पैसे आ गए कैश डेबिट। कैश कुछ कोई नहीं डेबिट होना, सारे पैसे पहले दिन ले चुके हैं, तो एंट्री कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू ऑफ सर्विस। ठीक हो गया।
ये रिक्वायरमेंट नहीं थी वैसे, लेकिन ये ओरिजिनल एंट्री है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री। अंडरलाइन करो ना, एडजस्टिंग एंट्री लिखो, अपने पुराने वाला जान पहचान वाला लफ्ज, रेक्टिफाइंग एंट्री। प्रिपेयर रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है ना। ओरिजिनल एंट्री हमने कर दी, वो कह रहा है एडजस्टिंग एंट्री करो, मतलब कोई गड़बड़ है, पहले गलती से लबो फिर, ठीक है। गलती कहां से मिलेगी? ब्रैकेट से। बिल्कुल सही, ब्रैकेट इसलिए तो पढ़ी नहीं थी, वहां पे गलती पड़ी थी। पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है। ब्रैकेट पे द एंटायर अमाउंट, 7,92,000 की बात कर रहा होगा, है ना। उससे हमारा क्या ताल्लुक? हाँ जी, जो अमाउंट रिसीव हुई है वो तो 693 है। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट was credited by GT to advance from customer, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कह दिया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। यानी उसने क्या कर दिया, उसने यहां पर ना 10 अक्टूबर को जो एंट्री पास की थी ना, नहीं गलत क्या, बस वो पास की थी, बस वही पास की थी। कह रहा है ये तो उसने कर दिया है। एंटायर अमाउंट was credited to advance from customer। डेबिट के बारे में चुप है, बचपन से यही सिखाया जाता है कि रॉन्ग में पहले तो असल उसूल रेक्टिफिकेशन का उसूल क्या है कि रॉन्ग एंट्री में जिस एंड के बारे में खामोश हो उसे सही अज्यूम करना है, उसे क्या करना है, सही अज्यूम करना है, ठीक है। और नॉर्मली कैश की गलती अकाउंटेंट करता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। कुछ याद है वैसे रेक्टिफिकेशन? ओरिजिनल रॉन्ग हम क्या करते थे, ओरिजिनल ये होना चाहिए था, ये हो चुका, कुछ ना करो, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, कर लो, ये होना चाहिए था, उलट हो गया, सीधा कर लो, वही काम करना है। ये देखो, कैश डेबिट होना था 693 से, ओरिजिनल कैश डेबिट हो गया 693 से, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां तक को मसला। आगे अच्छा, अब देखना जरा, सबके कैलकुलेटर हाथ में होने चाहिए। ये नोट करने की मुसीबत पड़ी हुई है, पता नहीं कैलकुलेटर हाथ में हो। अभी तक कैलकुलेटर बैग से ही नहीं निकले हुए, अल्लाह की पनाह। ओके, अभी कैलकुलेटर यूज नहीं करने, पहले मेरा जुमला सुने। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट ये होना चाहिए था ना, ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, ये होना चाहिए था, और ये रॉन्ग का क्या मतलब होता है, ये हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, 693 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ना। इधर तो एक मिनट सबर। 693 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट होना चाहिए था, और 315 से डेबिट भी होना चाहिए था, और 63 से भी डेबिट होना चाहिए था। अब इन तीनों बातों को अलग अलग बोलने की बजाय अगर इकट्ठा बोलना चाहें तो इन तीनों को इकट्ठा देख लें, 1 2 3। यानी मैंने अलग अलग जुमला बोला। पहले कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को 693 से क्रेडिट होना चाहिए था, और 315 से डेबिट होना चाहिए था, और 63 से डेबिट होना चाहिए था। अब नेट में अगर हम बोलना चाहें तो कैलकुलेटर पे 693 माइनस 315 माइनस 63 करो, 315, यानी क्रेडिट हैवी है ना। तो मैं इन तीनों को जुमलों को कंबाइन करके यूं बोल सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट होना चाहिए था 315 से, बोल सकता हूं, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो गया है 693 से। तो फिर क्या करना चाहिए, ज्यादा क्रेडिट हो गया ना। अब फर्क कितना है, 315 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, 378। फिर सुनो दोबारा सुनो, अब रिवाइंड, 1 मिनट रिवाइंड, फिर प्ले सुनो। 693 से क्रेडिट होना था, 315 डेबिट होना था, 63 से डेबिट होना था। हमने कहा अलग अलग क्यों बोलना, नेट करो, नेट किया तो क्रेडिट हैवियर है। अब इन तीनों को कंबाइन बोलना चाहें तो यूं बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट होना चाहिए था 315 से, लेकिन हुआ पड़ा है 693 से। तो ज्यादा क्रेडिट है, तो सही करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट तो होगा। अब कितने से, वो आप 693 और 315 का डिफरेंस लो ना,
नेट 315 कहा था, 693 कितना 370 करो डेबिट। हो गया डन। टिक 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 टिक। ये इधर भी टिक टिक कर लेते हैं। रेवेन्यू ऑफ मोबाइल क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्रेडिट, हुआ कहां, यस वाले कहां, होना चाहिए था क्रेडिट, इधर देख मेरी तरफ होना चाहिए था क्रेडिट, हुआ क्रेडिट, नहीं हुआ, होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर लेंगे, मैं खुद ही जवाब दे देता हूं। रेवेन्यू ऑफ मोबाइल 315,000, एक टिक रह गया। रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है तो कर लो क्रेडिट। रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज 60। अच्छा, अब आपकी किताब में ना सिर्फ ये एंट्री होगी क्योंकि रिक्वायरमेंट सिर्फ यही थी कि वो, अब रिक्वायरमेंट पढ़ो, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। इसलिए मैंने ये 63 की एंट्री भी पास की, 31 दिसंबर तक तो ये रेवेन्यू भी हो जाना चाहिए था ना, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो आपने, मेरे ख्याल में ये काम हुआ पड़ा होगा, जरा सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन देखना जरा, ये काम हुआ पड़ा है, ये हुआ हुआ है ना, ये हुआ हुआ है। तो आपने सिर्फ ये नोट करना है अब, ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री शायद कोई उलट सुलट हुई हुई है, तो ये सारा ही नोट कर लो, मैं तो कहता हूं, ठीक है। जल्दी से नोट करो और फिर छुट्टी कर लेना। होमवर्क में पहली क्लास में मैंने थोड़ी सी बात कर ली है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की, लेकिन वो दोबारा ही कल करनी पड़नी है, तो इसलिए आपकी क्लास में मैं करना जरूरत ही नहीं समझ रहा उसको, ठीक है, क्योंकि कल उन्होंने भी दोबारा से करनी है सारी बात, ठीक है। ये होमवर्क में 6 और 7 मैंने ऐड किए हैं, पास पेपर 6 और 7 होमवर्क में ऐड किए हैं, ओके।